90-95 साल की उम्र तक हमें पता ही नहीं चलता कि ये किडनी थी। स्टोन का साइज 15 mm से कम होना चाहिए। किसी और कारण आए, हमने स्कैन किया और हमें पता चला कि ये तो जन्म से एक ही गुर्दा है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा स्टोन निकल जाए, आपको बार बार आना पड़ेगा इफ यू आर विलिंग। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के लिए। वी कैन नॉट फंक्शन लाइक दैट। पेशाब में ब्लड आया है, उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लोग भागते हैं, अपना काम करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। में कोई रेडिएशन नहीं है, इट्स वेरी इजी टू डू। इतनी ज्यादा सीवियर दर्द हो कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़ जाए। पेशाब में ब्लड आया है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन। हम किडनी के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारे पास किडनी के ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर दमनवीर सिंह चहल मौजूद हैं। एंड्रोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ किडनी ट्रांसप्लांट के माहिर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो। हाँ जी, थैंक यू गुरविंदर जी, और थैंक यू सबसे पहले आपका, आपके दर्शकों का, कि मेरे को यहाँ पे इस मंच पे इनवाइट किया अपना पक्ष रखने के लिए। इस बहुत ही जो ये टॉपिक है ये मेरे काफ़ी करीबी है, क्योंकि एज अ यूरोलॉजिस्ट, एज अ रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन, ये मेरे स्किल सेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके जी। और मैं दर्शकों को बताता चलूं कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं सर्जरी में स्पेशली। सो बहुत सारे इनके सेटिस्फाइड जो कस्टमर्स कह लीजिए या इनके मरीज हैं बहुत खुश रहते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किडनी के बारे में ये कैसे, क्या है, क्या मतलब किडनी एक तो अंदर हम समझते हैं, मेरे ख्याल अंदर रहता है ये ऑर्गन, दो हिस्से में बटा रहता है या दो हिस्सों में है ये? नहीं जी, हमें भगवान ने हमें दो गुर्दे दिए हैं, किडनी, ठीक है, किडनीज दिए हैं, और इन किडनीज का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करना। सो हम जितना भी खाते हैं, पीते हैं, हम लोग भागते हैं, अपना काम करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर जमा हो जाएं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के लिए। वी कैन नॉट फंक्शन लाइक दैट। तो उसके लिए किडनीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन करके सारे सोल्यूट, सारा यूरिक एसिड, सारा यूरिया, क्रेटिनिन, एवरी दोस टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स व्हिच आर गोइंग टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी, वो सारा कुछ निकाल देते हैं। सो दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। सो दर्शकों, ये तो आपने देखा कि हमारे पास, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दो किडनीज भगवान ने दी हैं। दो देने का मतलब कि कहीं एक अगर न भी काम करे तो दूसरी से काम चल जाए इसलिए, या कि दो का काम बहुत ज्यादा इसलिए दो हिस्सों में बांट? काम बहुत ज्यादा भी है, और भगवान ने इस तरह से बनाया है कि मैं बताता हूँ कि जैसे किडनीज दो भाइयों की तरह हैं। दोनों भाई अपना लगे हुए हैं, सारा काम घर का पूरा संभालते हैं बोझ। लेकिन अगर एक भाई किसी वजह से बीमार भी पड़ जाए, दूसरे के ऊपर सारा वो एक्स्ट्रा काम करता है दूसरा भाई, ठीक है। तो इसी कारण अगर एक किडनी भगवान ना करे कोई खराबी हो भी जाए, तो दूसरी किडनी में इतनी क्षमता है, भगवान ने इतनी क्षमता बनाई है कि वो सारी बॉडी का भार संभाल सकता है। पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और आपको पता ही, अब मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ, हम एक नॉर्मल एक वाइफ से, एक हस्बैंड से अपने फैमिली मेंबर के लिए किडनी लेते हैं। हम इसलिए तो नहीं लेते कि वो उनको हमने बीमार कर देना है। हमें पता है कि अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो एक किडनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और आपने सर सुना भी होगा कि बहुत लोगों में जन्म से ही एक किडनी होती है, और 90-95 साल की उम्र तक हमें पता ही नहीं चलता कि एक किडनी थी। किसी और कारण आए, हमने स्कैन किया और हमें पता चला कि ये तो जन्म से एक ही गुर्दा है, एंड ही इज डूइंग फाइन। अच्छा, अब आए कि जो प्रॉब्लम्स रहती हैं जी। कुछ चीजें तो हैं जो सामने से नजर आ जाती हैं। अगर चोट लगती है तो घाव बन जाता है, तो उसको जख्म को देखकर पता चल जाता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं, जहां तक मेरा जाती तजुर्बा है, उसमें समझ में आती है कि बहुत देर बाद में समझ में आती है कि प्रॉब्लम चल रही है। क्या इसके कुछ सिम्टम्स या लक्षण पहले से नजर आने शुरू हो जाते हैं कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है? देखिए सर, किडनी की प्रॉब्लम्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक है एक्यूट, यानी कि एक तरह से इमरजेंसी किसी तरह से, और एक होती है क्रॉनिक। अच्छा जी। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कई डिजीजेस, स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, बहुत जल्दी शो नहीं करती और बहुत देर बाद उसके लक्षण शुरू होते हैं। बट जो एक्यूट कॉजेज है, जैसे हम आज बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, वो एक एक्यूट प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो उसमें लक्षण अलग हैं, जैसे बहुत ज्यादा दर्द होना पेट में, पीठ में दर्द होना, और उल्टियां बहुत ज्यादा आना, पेशाब में ब्लड आना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है जो किसी और ऑर्गन से रिलेटेड नॉर्मली होता नहीं। अच्छा, ठीक है। फीवर आपको किडनी की वजह से भी आ सकता है, फीवर आपको छाती की वजह से भी आ सकता है।
यूरिन में ब्लड आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसको कभी भी किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। तब आपको अपने यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। क्रॉनिक केसेस में बड़े नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स आते हैं, जैसे वेट लॉस होना, हाथ पैर कांपना शुरू कर देना, बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू कर देना, जो कि हार्ट की वजह से भी हो सकता है, किडनी की वजह से भी हो सकता है, और पेशाब का कम आना, कम मात्रा में आना, ठीक है, और मतलब कि पेशेंट का बातचीत का करने का तरीका बदल जाता है। कई बार पुरानी चीजें भूलनी शुरू हो जाती है, माइंड पे असर होना शुरू हो जाता है। वो आती इसलिए है, लेकिन जब हम उनकी पूरी शनाख्त करते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो पता चलता है कि इट वाज बिकॉज ऑफ किडनीज। सो हर एक डिजीज हैज इट्स ओन स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स एंड वी हैव टू बी फुली इक्विप्ड टू डील विद इट। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जो बहुत ज्यादा अहम है इस समय, किडनी स्टोन का। जी। तो ये स्टोन तो हम बाहर देखते हैं दुनिया में, और स्टोन से भगवान भी स्टोन से बनते हैं और उनमें से तराश लेते हैं। तो ये शरीर के अंदर भी स्टोन की जरूरत होती है? ऐसा कुछ जरूरत नहीं होती, बट ये वही है कि आपको मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम पानी है, पानी का ग्लास लीजिए, पानी में आप नमक मिलाते रहिए, अब किस हद तक तो आप मिलाते रहेंगे और दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम उस सॉल्यूट की मात्रा बढ़ा देंगे उसमें, तो हमें उसकी डेपोजिशन दिखनी शुरू हो जाएगी। नहीं, एग्जैक्टली सेम किडनीज में होता है। अब किडनी ने जो हमारा वेस्ट मटेरियल्स निकालना है, उसमें पानी भी है और उसमें खनिज पदार्थ यानी कि सोल्यूट्स भी हैं। जब वो सोल्यूट्स की मात्रा में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, जब सोल्यूट्स की मात्रा बढ़ जाती है, देन इट कॉजेज सेडिमेंटेशन। वहां पे जमना शुरू हो जाता है किडनी के अंदर। पहले बनते हैं क्रिस्टल्स के ऊपर परत जम जम के फिर वो आगे जाके पत्थरी बन जाती है। फिर वो पत्थरी अगर किडनी में बढ़ती रहती है, जब वो किडनी की पाइप में आ जाए, तो या किडनी के अंदर ही साइज बहुत बढ़ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम्स करनी शुरू कर देती है। हमने देखा है कि इवन 4 या 5 mm की पत्थरी भी किडनी खराब कर सकती है। अच्छा जी। तो ये मतलब अंदर अपने आप बनती है? देखिए, जो मोस्ट कॉमन सॉल्यूट्स हैं, जो मैं आपको बता रहा था, खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से ये बनती हैं, वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, यूरिक एसिड, स्ट्रोवाइड और अमोनियम फॉस्फेट। तो ये सारे सॉल्यूट्स हैं जो कि नॉर्मल मात्रा में यूरिन में होते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाए, अब वो कोई भी कारण हो सकता है, अंदर इनहेरिटेड डिजीज हो सकती है, हमारा खाना पीना हो सकता है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, पानी कम पीना हो सकता है। अगर हम पानी कम पिएंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी बहुत कम रहेगी और इसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। दूषित पानी भी हो सकता है? पानी का क्राइटेरिया इतना ज्यादा नहीं, वो इन्फेक्शन करता है, लेकिन किडनी स्टोन्स बनना मोर ऑफ पानी की कमी की वजह से ज्यादा है। अब जैसे आपने लक्षण भी बता दिए कि ये सब चीजें होती हैं, पीठ में दर्द है, ब्लड आना, वॉमिट होना है ना, ये सब चीजें आपने कहा। अब आते हैं कि कौन सी स्टेज कुछ ऐसी है कि किस समय डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए और किस समय, अब जैसे घर पे कहते हैं कि यार तेरा पेट दर्द हो रहा है तो ये अजवाइन खा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो कैसे पता चले एक व्यक्ति को कि इस स्टेज पे मुझे डॉक्टर्स को कंसल्ट करना ही चाहिए? देखिए सर, ये चीज बतानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार स्टोन बिल्कुल साइलेंट होते हैं और पता नहीं चलते, हमें सिर्फ सोनोग्राफी पे ही पता चलते हैं। लेकिन जब भी आपको कोई ऐसा लक्षण आए जो कि आप पहले घर पे बैठे हैं और आपको थोड़ी बहुत दर्द हुई, आपने घर पे हर एक के पास कोई ना कोई पेन किलर या कोई देसी नुस्खा होता है, उससे ठीक नहीं हुआ तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसी टाइम आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, सोनोग्राफी करवाइए। सोनोग्राफी इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। अब हम बोलते हैं, जब हम पढ़ते होते थे सोनोग्राफी काफी मतलब की कम होती थी, अब सोनोग्राफी इज सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन। सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड जैसे कहते हैं, वो एक ही बात है? वो एक ही बात है। तो अल्ट्रासाउंड अब एक एग्जामिनेशन का हिस्सा बन गया, बिकॉज इट इज, इसमें कोई रेडिएशन नहीं है, इट्स वेरी इजी टू डू। तो इसमें पता चल जाती है किडनीज के लिए खास करके। और जब पेशाब में, जब मैंने आपको बताया कि इतनी ज्यादा सीवियर दर्द हो कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़ जाए, बैक में रेडिएट होके पेन जा रही है और पेशाब में ब्लड आया है, उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। अगर आपको कोई बोले भी कि चलो पानी पी लो ठीक हो जाएगा, नहीं, पेशाब में ब्लड आया है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन। ठीक है। अब आते हैं कि चलिए आपने डायग्नोज कर लिया, आपने जैसे बताया कि अल्ट्रासाउंड के जरिए आपको पता चल गया कि किडनी है।
अब किडनी का अल्ट्रासाउंड से हमें क्या पता चलता है कि उसकी डायरेक्शन पता चलती है, उसका साइज पता चलता है, क्या पता चलता है? देखिए किडनी का सबसे पहले हमें लोकेशन पता चलती है कि अपनी सही लोकेशन पे है कि नहीं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% सही लोकेशन पे है। किडनी का साइज पता चल जाता है, किडनी के साइज और फिर उसके अंदर स्टोन किस, क्योंकि किडनी के 3 हिस्से होते हैं, अपर पोल, मिड पोल, लोअर पोल, किस हिस्से में स्टोन है, स्टोन का साइज क्या है, और स्टोन के कारण किडनी के अंदर कोई स्वेलिंग तो नहीं आई। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्योंकि कई बार स्वेलिंग के बिना पड़े पड़े स्टोन कोई बार तंग नहीं करते, साइड पे पड़े होते हैं। लेकिन अगर किडनी में स्वेलिंग आ रही है तो यानी कि पानी खड़ा हुआ है, खड़ा पानी इज गोइंग टू कॉज इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन भी एक और पॉइंट था जो मैं पिछले वाले में बोलना भूल गया, कि अगर इन्फेक्शन है, बुखार आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, दैट इज ऑल्सो रीजन कि आपको जाके देखना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। किडनी स्टोन्स कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ किडनी इन्फेक्शंस। सो अल्ट्रासाउंड में हमें ये सारी चीजें पता चल जाएगी कि किडनी में स्वेलिंग नहीं है, स्टोन का साइज क्या है। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से, मतलब कि जिनसे भी आपने स्कैन करवाया है, और फिर आप यूरोलॉजिस्ट से मिलिए कि हमने इसके आगे क्या करना। क्या ये एक ही है टेस्ट जिससे आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवा लो? अल्ट्रासाउंड शुरुआती टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है। उसके बाद हम एक्सरे करते हैं, फिर एक फंक्शनल स्टडीज करते हैं देखने के लिए कि किडनी का फंक्शन कैसा है, क्योंकि एक्सरे और ये सारे ये हमारे एक एनाटॉमिकल स्टडी बोल सकते हैं, जिसमें हमें एनाटॉमी एक बार पता चलती है कि कैसे है, लेकिन किडनी फंक्शन कैसा कर रही है, वो किडनी पेशाब कैसा बना रही है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन कैसी है, और अगर हमने किडनी में से स्टोन निकालना है तो हमें कैसे जाना चाहिए उसमें अंदर और कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो सारी चीज देखने के लिए हमें फंक्शनल स्टडीज करानी पड़ती है, जिसमें रंगीन एक्सरे या आईवीपी आ जाता है, या आजकल जो हम आजकल ज्यादा करते हैं वो है सीटी यूरोग्राम, सीटी स्कैन किडनी का, और दवाई देके या डाई देके, जो डाई यूरिन में आ जाती है, और जब हम सीटी करते हैं तो वो डाई के फ्लो से हमें पता चल जाता है कि कैसे किडनी वो फंक्शन कर पा रही है। काफी एडवांस हो गया, काफी एडवांस हो गया। अच्छा, मान लीजिए अब आपको किसी पेशेंट को आपको डायग्नोस हो गया और आपने देख लिया कि इसको स्टोन है जी, तो उस व्यक्ति को उस लेवल पर लाने के लिए आप क्या उसकी सीधा ऑपरेट करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, ये क्या प्रोसेस है? सर बहुत फैक्टर्स हैं, सो जिसके ऊपर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। नाउ वी हैव गॉट, जैसे हम बात कर रहे थे कि इतनी चीजें एडवांस हो गई, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। सबसे पहली चीज होती है कि स्टोन रिलेटेड फैक्टर्स। स्टोन रिलेटेड फैक्टर्स में आ जाता है कि स्टोन का साइज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जी। तो सीटी में, जैसे अल्ट्रासाउंड में हमें एक दिशा मिलती है कि ये 5 mm का स्टोन है, 6 mm का स्टोन है, हमें सीटी स्कैन में 3 मिलती है, हमें लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, विड्थ भी, प्लस हाउंसफील्ड यूनिट्स पता चलते हैं। हाउंसफील्ड यूनिट्स एक यूनिट है जिससे पता चलता है कि स्टोन कितना हार्ड है। तो बहुत स्टोन रिलेटेड ऐसे फैक्टर्स होते हैं। मोटा मोटा ऐसा होता है कि जो हमारी पेशाब की नली है ना, जिससे हमने यूरिन से स्टोन पास करना है, उसका साइज लगभग 4 से 6 mm तक होता है। तो हम कहते हैं कि 6 mm से जो नीचे नीचे जो स्टोन्स हैं, उनका हमने मेडिसिन के साथ इलाज करने का कोशिश करनी है, और 2 हफ्ते तक हम इलाज कर भी सकते हैं उसका। और अगर पेशेंट ज्यादा तंग नहीं है, 4 mm 5 mm तक के स्टोन है, 3 mm तक के स्टोन है, दवाई देके निकल जाएंगे। 2 वीक्स तक हम देख सकते हैं। बड़े स्टोन्स के लिए हमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर वो नली में आके फंस गए, इवन 6 mm का स्टोन भी किडनी खराब कर सकता है। और हमने जाके इमरजेंसी में कई बार ऑपरेशन किए भी हैं, जिसमें मतलब कि 22 ईयर ओल्ड बॉय के हमने किडनी रिमूव करनी पड़ी, बिकॉज स्टोन की वजह से किडनी खराब हो चुकी है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, इट इज मतलब इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। तो अब जैसे आप ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो ट्रीटमेंट में आप क्या समझते हैं कि क्या सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है? सीधा ऑपरेट किया जाए या कि कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए बहुत चीजें, हर एक, जैसे मैं बता रहा था, स्टोन रिलेटेड फैक्टर्स हैं, फिर ऐसे ही पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी आ जाते हैं। पेशेंट की क्या दवाइयाँ चल रही हैं, और वैसे पहले तो हमारे पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, हमने हिस्ट्री ले ली, हमने देख लिया कि स्टोन का साइज क्या है। अब स्टोन के साइज के आधार पे अगर तो मेडिकली मैनेज हो सकता है तो हम कोशिश करते हैं, और पेशेंट्स भी यही चाहते हैं कि जी ऐसे ही निकलवा लो हमारी पथरी। उसके बाद अगर स्टोन का साइज वैसा है कि हम मेडिकली उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो उसके बाद क्या ऑप्शंस आती हैं? देखिए सबसे पहले आता है, अगर स्टोन का साइज 15 mm तक से कम है और स्टोन ज्यादा हार्ड नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेशल विधि है जिसका नाम है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर जस्ट आपको एक मशीन के अंदर लेटना है, बाहर से शॉक वेव्स लगती हैं। शॉक वेव्स ने उस स्टोन के, जो 15 mm का स्टोन है, उसके 2-2 mm या 1-1 mm का रेत बना देनी है उसको, बाहर से शॉक वेव्स लगा। अच्छा जी। एंड दे आर हार्मलेस, दे आर नॉट रेडिएशंस, दे आर जस्ट शॉक वेव्स। तो उस स्टोन को पेशेंट अपने आप, जो रेता बन गई है वो पेशेंट अपने आप पास करते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड
और बहुत पुरानी विधि है, ऐसा नहीं कि अभी आई है, ये काफी पुरानी है, लेकिन ये होता है कि उसके लिए आपकी डॉक्टर की सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर स्टोन में उसको बिना देखे नहीं यूज कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी श्योर, पेशेंट पतला होना चाहिए, हाउंसविल यूनिट्स 1200 से कम होने चाहिए, स्टोन का साइज 15 mm से कम होना चाहिए, एंड और इसमें 2-3 सिटिंग्स भी लगती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा स्टोन निकल जाएगा। तो अगर पेशेंट हमारे पास जैसे जम्मू से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि यार आपको बार बार आना पड़ेगा, इफ यू आर विलिंग तो हम आगे ये विधि शुरू कर सकते हैं। तो कई पेशेंट्स में हमें ये यूज करना पड़ता है। अब आमतौर पे होता है ये डॉक्टर साहब कि वो कहते हैं ठीक है ये तो चलो समझ में आता है, पैसे कितने लगेंगे? वो चीज के ऊपर भी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है, तो वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करती है। दैट इज वी कैन नॉट, मतलब कि इस चीज का कोई वैसा फिक्स नहीं है। तो अब हमारे आई डोंट थिंक सो ये इस एरिया में और कहीं पे ESWL मशीन भी है, वो हमारे पास, क्योंकि मेरे डैड भी यूरोलॉजिस्ट हैं, तो हमारे पास काफी टाइम से 98 से है। लेकिन अब किसी ने करवाया, ठीक है, स्टोन उसने अपना 10 mm का करवा लिया, ही इज वेरी हैप्पी, उसने सब अपने दोस्त को जाके बताना कि यार मेरा तो उन्होंने ऐसे निकाल दिया, आप ऑपरेशन। अब अगले का, उसके दोस्त का 30 mm का स्टोन, वो हमारे पास आ गया उसको लेके कि नहीं डॉक्टर साहब जैसे आपने मेरा निकाला वैसे ही निकालो। अब वी आर इन अ डिलेमा कि हम उसको समझाते हैं कि भाई तेरा स्टोन वैसे नहीं निकल सकता, हमारे पास मशीन है, हमने यूज करने के लिए ही रखी है, बट वी नो कि किसमें करनी है। अब उसी पे आते हैं कि अगर स्टोन का साइज बड़ा है देन वी हैव टू डू सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आजकल आप बिलीव नहीं करोगे, की होल सर्जरी तो पहले हो गई थी, उससे बाद में अब आ गई है रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, यानी कि पेशाब के रास्ते से हम दूरबीन लेके जाते हैं और किडनी तक ले जाते हैं उसको, और वो दूरबीन ऐसी होती है जो किसी भी एंगल तक मुड़ सकती है, अराउंड 180 डिग्री तक उसकी मूवमेंट है। तो किडनी के किसी भी हिस्से में स्टोन है, उसको हम विदाउट एनी चीरे वहां तक पहुंच के अपने टीवी में 4K कैमरा के साथ विजुलाइज करके और लेजर के साथ उसको उसके पीस कर देते हैं, या फिर उसको सैंड बना देते हैं। एक डॉक्टर साहब, किडनी के जब स्टोन हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अगर आप एलोपैथी में जाओगे तो ये सब सर्जरी होगी ही होगी, आप ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, जो बीज वाले चीजें हैं वो मत खाओ, जैसे अमरूद है, टमाटर है या बैंगन है, इसको ना खाओ। तो क्या वाकई ये बातें मैटर करती हैं या? देखिए सर, बीज का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वैसे बीज के बारे में अगर बताऊं, ये जस्ट एक मिथ है, क्योंकि बीज हमारे फीसिस में, स्टूल में सच ऐसे निकल जाते हैं। तो जब ऐसे ही निकल जा रहे हैं तो वो स्टोन कहाँ से बनाएंगे? लेकिन कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ हैं खाने पीने की चीजें जिसकी वजह से स्टोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टोन ज्यादा बनते हैं। जैसे कि जिसमें ऑक्सलेट रिच फूड्स होते हैं, स्पेशली जैसे आपके टमाटर है, बैंगन है, और पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, और चॉकलेट्स हैं, कॉफी है, ये सारी, स्पिनच है, बीट रूट है, चुकंदर है, ये सारी चीजें हैं जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा है। अगर हम ऑक्सलेट ज्यादा लेंगे, ऑब्वियसली वो यूरिन में ज्यादा बनेगा, यूरिन में ज्यादा आएगा ऑक्सलेट, तो उसकी क्रिस्टल्स बनने के चांस है। दैट इज व्हाट। तो हर एक पेशेंट को ऐसा नहीं कि नहीं यार अब टमाटर बंद कर दो, हर एक लोग को बोल दिया हमने टमाटर बंद कर दो, ऐसे नहीं हो सकता, बैंगन बंद कर दो। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपके रेकरेंट स्टोन फॉर्मिंग है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, ये एक स्टोन बेल्ट है, यहाँ पे काफी स्टोन्स बनते हैं। तो जो पेशेंट की बार बार पथरियां बन रही हैं, हम उनका स्टोन का एनालिसिस करवाते हैं, और 80 to 85% में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है, तो हम उनको एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना के देते हैं कि आपने ये चीजें अपनी डाइट से एक्सक्लूड करनी है, जिसमें एनिमल प्रोटीन्स यानी कि मीट भी आ जाता है, क्योंकि उससे यूरिक एसिड बनता है, चिकन, मटन, और बाकी चीजें जो मैंने वेजिटेबल्स आपको बताए हैं, वो ऐसी कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं जो कि स्टोन ना बने उसमें हेल्प भी करती हैं। जैसे कि जूसेस हैं, सिट्रिक फ्रूट्स के जूसेस, जिसमें कि हमारा लेमन, माल्टा, संतरा, ये चीजें आ जाती हैं जिसमें सिट्रिक एसिड का लेवल ज्यादा है। तो ये कैल्शियम और ऑक्सलेट को बाइंड कर लेते हैं। ये बाइंड कर लेंगे तो हमारे स्टोन नहीं बनेंगे, उसके क्रिस्टल्स बनने को रोकते हैं। ऐसे ही पोटेशियम वाले कुछ फ्रूट्स हैं, तो वो उससे भी हमारे स्टोन्स कम बनते हैं। लेकिन वो ये ना डबल एज स्वॉर्ड कि हम हर एक पेशेंट को ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है, वो पोटेशियम ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। सो एवरी पर्सन शुड गो टू देयर स्पेशलिस्ट, और हर एक का ट्रीटमेंट और हर एक का डाइट प्लान शुड बी पर्सन स्पेसिफिक। तो यूट्यूब से देख के या ऐसे जनरल किसी की बात सुन के हमें वो नहीं करना चाहिए। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, हमें हर एक पेशेंट से कुछ नया सीखने को मिलता है। अच्छा, एक है कि
जैसे कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा एंगेज रखो, मूवमेंट रखो, योग कर लो, एरोबिक्स कर लो, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज योगा से, एक्सरसाइज से, मूवमेंट से हम अपना भार ठीक रखते हैं, हम अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं, हमारी लेवल में, हमारी बॉडी के में यूरिक एसिड के लेवल्स ठीक होते हैं। प्लस मूवमेंट से वैसे ही पथरी निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वहां से जहाँ पे अपनी जगह बनाई है छोटे छोटे 2-3 mm के, वहां से निकल जाती है। अब हमारी कूल रोड है, 8 से 9 महीने कई बार टूटी रहती है, तो यहाँ पे किडनी हॉस्पिटल का जोक है, हमारे तक पहुंचते पहुंचते पथरी निकल जाती है तो इतने झटके लगते हैं। तो दैट इज द सेम थिंग कि आप एक्सरसाइज करेंगे। हम अपने कई पेशेंट्स को जिनमें लिथोट्रिप्सी लगाते हैं और लोअर कैलिक्स में स्टोन है, यानी कि लोअर हिस्से में, तो उसको एक एंगल तय करके नीचे निकलना है, तो हम उनको शीर्षासन बोलते हैं करने को। सो वी यूज योगा इन आवर एलोपैथी प्रैक्टिस आल्सो, सजेस्ट करते हैं और वो उसका फायदा भी होता है। तो एक्सरसाइज, मूवमेंट, कीपिंग योर वेट इन चेक, कीपिंग योर शुगर्स इन चेक इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। बट सबसे इंपॉर्टेंट है पानी पीना, ज्यादा पानी पीना, क्योंकि अगर हमें 3 से 3.5 लीटर तक अगर हम पानी पीते हैं, हमारा एम होना चाहिए कि 2 से 2.5 लीटर यूरिन बने। तो ऑब्वियसली जो सोल्यूट्स हैं अगर थोड़े ज्यादा भी हैं हमारे डाइट में, तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे और उनकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट है पानी ज्यादा पीना। अच्छा, एक मालूम नहीं ये कितना जेन्युइन होगा, क्या मेल फीमेल, बच्चे और बुजुर्गों में इसका कोई डिफरेंस रहता है क्या? पहले हमें जो पहले की स्टडीज थी जब हम पढ़ते थे, तब मेल्स में रेशो किडनी स्टोन्स की ज्यादा थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि किडनी स्टोन की इंसिडेंस ऑलमोस्ट इक्वल है। बच्चों में कम होते हैं, लेकिन होते अभी भी हैं, जो अगर स्पेशली अगर इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हो या मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम पहले से कोई आ रही हो। अच्छा, लेकिन आजकल, पहले हम बोलते थे कि फीमेल्स में कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे फीमेल इन वर्क प्लेस अब जैसे ज्यादा हैं। अब जो ट्रेंड देखना है, दिस इज नॉट स्टडी बेस्ड, दिस इज जस्ट अ पर्सनल, जो हमने अपने डॉक्टर्स के साथ बातचीत करके जो हमने काफी चीजें देखी हैं कि लेडीज ज्यादा काम के टाइम पे पानी नहीं पिएंगी और पब्लिक टॉयलेट को कई बार अवॉइड करते हैं, यूरिन रुक जाता है, पहले रोक के रखते हैं। अब यूरिन जब एक बार स्टेसिस है, जो मैंने आपको बोला कि खड़ा पानी है, उसमें क्रिस्टल्स बनना ज्यादा, तो ये एक थ्योरी है, दिस इज नॉट प्रूवन इन एनी ऑफ द स्टडीज, बट हम अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस जरूर करते हैं कि आप पेशाब को ज्यादा देर तक रोक के ना रखें, वो वैसे भी अच्छा नहीं है, ठीक है, इन्फेक्शन के लिए भी, स्टोन बनने के लिए भी। पानी पिए और जब आपको लगे कि प्रेशर है, आप उसको रोक के मत रखिए, आप यूज कीजिए टॉयलेट और यूरिन पास कीजिए, ताकि छोटे मोटे पथरी तो वैसे ही निकल जाती है। अब जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति या हर मरीज आपके लिए एक नई स्टडी, नया कुछ सीखने के लिए रहता है। अभी तक के आपका जो करियर रहा है, जितना सफर रहा है, उसमें कोई ऐसा केस आपको याद है कि सच में उसको बचाना या उसका बचना एक मिरेकल से कम नहीं, या कोई ऐसी कुछ घटना जो आपको अभी भी टच करती हो? देखिए, ऐसे बहुत केसेस आते हैं, तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल एक दे सकता हूँ कि जैसे एक बहुत ही यंग लड़का था जिसके 2-3 दिन से यूरिन रुका हुआ था, एंड कहीं पे इलाज जहाँ पे बाहर करा रहे थे, तो बिकॉज यूरिन रुक गया, उन्होंने बहुत ज्यादा उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि चलो डायलिसिस पे शुरू करवा दिया, ठीक है। तो डायलिसिस चल रहा है, बिन लेबल्ड एज क्रॉनिक, लेकिन जब हमारे पास आया, हमने देखा कि दैट वाज बिकॉज ऑफ दोनों तरफ किडनी में स्टोन फंसे हुए थे, और 3-4 बार डायलिसिस हो गया, be around 25-26 year old, और किडनीज वर वर्थ सेविंग। सो उस टाइम पे हमने उसको स्टोन्स को डाइवर्ट किया, डाइवर्ट मतलब कि किडनीज को डाइवर्जन एक दिया, एक स्टेंट डाल दिया दोनों तरफ किडनीज के अंदर, यूरिन चलना शुरू हो गया। क्रेटनिन जो कि 12-13 के साथ वो आया था और डायलिसिस चल रहा था, उसका क्रेटनिन 0.8 आ गया, दोनों किडनीज फंक्शन होनी शुरू कर दी, एंड आफ्टर अ वाइल व्हेन ही वाज स्टेबल, दोनों तरफ से स्टोन निकाल दिया एंड ही वाज फ्री। बल्कि एक टाइम पे उसको ये लग रहा था, उसके घर वाले प्रिपेयर थे कि चलो हमने अब ट्रांसप्लांट करवा देना है, उसकी मदर रेडी भी हो गई थी कि चलो हमने डोनेट करना, बट वो एक सिंपल टेस्ट था, सो हमें पता चल गया कि यार किडनीज आर वर्थ सेविंग। सो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जब हमें लगता है कि यार हमें होप छोड़ देते हैं कि यार नहीं बच सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बट मेडिसिन इज अ मिरेकल, मतलब कि है, इसमें हम लोग हर बार चमत्कार देखते हैं, एंड चमत्कार हर बार हमारे फेवर में नहीं होते। कई बार हम लोग अपनी फुल गुड इंटेंशन, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट खराब हो। हर एक डॉक्टर में कोई किसी भी कोई कुछ भी होगा तो वो चाहेगा कि मेरा पेशेंट यार ठीक हो जाए, लेकिन जितनी भी गुड इंटेंशंस के साथ जाते हैं, कई बार भगवान, कई बार सर्कमस्टांसेस, कई बार पेशेंट की एनाटमी, पेशेंट की अंदर की बनावट, हर एक पेशेंट डिफरेंट है, तो हमें हर बार वो 100% जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी आपने बड़ा अच्छा वो बताया कि
कहाँ किडनी ट्रांसप्लांट और कहाँ सिर्फ स्टोन रिमूव से उसका बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है जी, आपने ही जैसे बोला कि आपके पास ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए जिनमें 4K कैमरा आ गया, तो अब तो AI का दौर चल रहा है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपकी जो ये सारी स्टडी है उसमें कुछ नई क्रांति आने वाली है या आ रही है और शायद लोगों को नहीं मालूम? देखिए सर, जो कि यूरोलॉजी जो कि मेरी ब्रांच है, इसमें बहुत पहले से जो क्रांति जो आई थी वो आई थी रोबोटिक्स। जैसे रोबोटिक सर्जरी अब शुरू हो गई है, खास करके प्रोस्टेट के कैंसर्स में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रोस्टेट के कैंसर के ऑपरेशन बहुत ही डिफिकल्ट माने जाते हैं। लेकिन अब रोबोट के आने से हम उस जगह पे, उस एरिया में जाके ऑपरेशन कर पाते हैं जहाँ पे हमें खुद चीरे से, हाथ से करना बड़ा मुश्किल लगता था। अच्छा, तो ये है। और दूसरी चीज़ है जेनेटिक टेस्टिंग। अब काफ़ी कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनको हम, जब तक हमारे पास पेशेंट आता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो अब कुछ जेनेटिक टेस्टिंग AI रिलेटेड ऐसी आनी शुरू हो गई है, जिससे हम पहले ही पता कर लेते हैं कि ये पेशेंट में ये कैंसर होने की संभावना है। और इसी तरह वो संभावना है तो उसके ऊपर भी इतनी रिसर्च चल रही है कि हम उसको पहले ही ऐसी म्यूटेशंस कर दें कि वो कैंसर आगे डेवलप हो ही ना पाए। सो देयर इज अ लॉट, इट्स अ पेंडोरास बॉक्स। इसमें बहुत सी चीजें हर रोज हमें अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बड़ा मेहनत हम तो कर ही रहे हैं, बाकी काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती डॉक्टर की। पढ़ाई चलती रहती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने जो जानकारी हमारे साथ और हमारे देखने वालों के साथ साझा की। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि ये सब चीज़ें कभी भी किसी के भी साथ हो सकती हैं, और आपकी इस बातचीत को जिसने देख लिया, सुन लिया, उसके लिए कई चीज़ें उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेंगी। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ थैंक्स ही नहीं कहूँगा, आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी आप ज़रूर आएँ, ताकि हम ऐसे और अच्छे टॉपिक लेके उन लोगों को जिनको सच में इसकी ज़रूरत है, लेकिन जो अभी अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं, शायद उनको एक रोशनी की किरण मिल पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अपने दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे कि आपके लिए ये पूरा प्रोग्राम हम लेकर आते हैं, और अच्छी अच्छी बातें तो होती ही हैं, लेकिन वो अच्छा कितना आपको अच्छा लगा ये आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके। सो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, देखिए हमारे प्रोग्राम को, और जितना हो सके शेयर भी कीजिए। हो सकता है कि इस एक शेयर के साथ किसी की ज़िंदगी में जो अंधेरा बहुत जल्दी आने वाला था उसे आप रोक पाएँ और उसकी रोशनी को और बढ़ा पाएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच।